दोस्तों, दुबई को दुनिया में ऐशो आराम और शान शौकत का दूसरा नाम माना जाता है। यहाँ हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा हुआ दुबई अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ है। असल में दुबई पूरा रेगिस्तान पर बसा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पीने के पानी का कोई भी प्राकृतिक स्रोत मौजूद नहीं है और इसीलिए दुबई पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए क्लोसेरिन नाम की एक टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। और आज हम हमारी इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं कि दुबई आखिर इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लिए पानी का इंतजाम किस तरह से करता है, और साथ ही आपको ये भी समझाएंगे कि आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा कैसे बन सकती है। दोस्तों, इस शहर को दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे महंगे शहरों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इस शहर का अपना एक ऐसा आकर्षण है कि दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन ऊपर से खुशहाल और संपन्न नजर आने वाले ये शहर अंदर से पूरी तरह सूखे हुए हैं। दरअसल दुबई एक सूखे हुए रेगिस्तान के ऊपर बसा हुआ है, जहाँ पीने के पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। और तो यहाँ बारिश भी पूरे साल में सिर्फ 5 से 10 बार ही होती है, जो कि दुबई में पानी की समस्या को हल करने के लिए काफी नहीं है। अब वैसे तो समुद्र के किनारे बसा होने के कारण दुबई के पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है, जिसके चलते इसको पिया नहीं जा सकता। और अगर कोई इंसान इस खारे पानी को लगातार पी ले तो फिर इससे उसकी मौत भी हो सकती है। अब सवाल आता है कि दुबई आखिर पानी के पीने का इंतजाम किस तरह से करता है। असल में दोस्तों, दुबई के अंदर पानी को शुद्ध करने वाले बहुत से बड़े बड़े डिडेलिगेशन प्लांट बनाए गए हैं, और इन प्लांट्स के अंदर समुद्र के खारे पानी से नमक को दूर करके उसको पीने के लायक बनाया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगती है, असल में उससे कई ज्यादा कठिन है, क्योंकि ये दिन रात चलने वाली इन प्लांट्स को बेशुमार ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते इनको चलाने का खर्चा बहुत ही ज्यादा हो जाता है। एक आंकड़े के अनुसार इन प्लांट्स में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा $60 यानी कि लगभग 4400 रुपए तक का होता है। अब जाहिर सी बात है कि पानी के लिए इतना ज्यादा खर्चा झेलना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। इसीलिए दुबई सरकार भी किसी ऐसे सोल्यूशन की खोज कर रही है जो कि इन्हें इस खर्चे से बचा सके, और फिर दुबई को यह सोल्यूशन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के रूप में प्राप्त हुआ। अब आप में से बहुत सारे लोग क्लाउड सीडिंग के बारे में पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन यानी कि पर्यटन रूप से बारिश करवाने के लिए किया जाता है। अब दुबई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने पानी की समस्या को दूर करने के लिए कैसे करता है, और ये टेक्नोलॉजी आखिर किस तरह से काम करती है, इसको समझने के लिए चलिए पहले हम आपको बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। दोस्तों, सूरज की किरणें जब पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी पर पड़ती है तो फिर वो पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है, और क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होता है, इसीलिए ये भाप ऊपर जाकर फिर से पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। और पानी की इन बेहद छोटी बूंदों को अंग्रेजी भाषा में ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, जो कि पानी की प्योर फॉर्म होती है। पानी की ये ड्रॉपलेट्स ऊपर इकट्ठा होकर बादलों का रूप ले लेती है। साथ ही बेहद छोटी होने की वजह से यह बहुत ज्यादा हल्की भी होती है, और यह नीचे जमीन पर तब तक नहीं गिरती है जब तक कि आपस में जुड़कर बड़ी बूंदों का रूप न धारण कर ले। इसीलिए ये एक दूसरे के साथ जुड़ती भी नहीं है। लेकिन जब इन ड्रॉपलेट्स के धुएं या फिर धूल के कण टकराते हैं तो फिर ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रह जाती और एक दूसरे के साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं, और फिर जैसे ही इनका वजन बढ़ता है तो फिर ये बूंद के रूप में ग्रेविटी की वजह से नीचे जमीन पर गिरने लगती है, जिसको हम लोग बारिश कहते हैं। तो दोस्तों, ये था प्राकृतिक रूप से बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को साल 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक वेंसन सेफर के द्वारा डेवलप किया गया था। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब पानी की ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ती है तो फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड नाम का एक रासायनिक कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है, और इसको छिड़कने के लिए या तो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ये जमीन से भी स्पेशल किस्म के जनरेटर के द्वारा बादलों में भेजा जाता है। अब ये रासायनिक कंपाउंड जब बादलों में जाता है तो फिर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़कर बड़ी बूंदों में बदल देता है, जिससे कि बारिश होना शुरू हो जाती है। और इसीलिए यह कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बादलों को बारिश करने के लिए फोर्स करती है, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई सालों से सफलतापूर्वक किया भी जा रहा है। और आज इसकी मदद से सिर्फ बारिश ही नहीं, आर्टिफिशियल रूप से बर्फबारी करना भी संभव हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि दुबई आखिर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किस तरह से करता है। दरअसल दुबई सरकार ने हजर के पहाड़ों में हट्टा नाम का एक डैम बनवाया, और जब समुद्र से उठने वाले बादल हजर के पहाड़ों में जाते हैं तब दुबई उन बादलों में क्लाउड सीडिंग करता है। और जब इस क्लाउड सीडिंग में पहाड़ों पर बारिश होती है तो बारिश का वो पानी पहाड़ों के नीचे बहते हुए समुद्र में जाने की बजाय इस डैम के अंदर जमा हो जाता है, और फिर इस जमे हुए पानी का इस्तेमाल दुबई न सिर्फ पीने के लिए करता है बल्कि इसके जरिए बिजली का निर्माण भी किया जाता है। अब जहां डिडेलिगेशन प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा 4400 रुपए के आसपास आता था, वहीं आज क्लाउड सीडिंग की मदद से यह काम सिर्फ 70 से 75 रुपए में हो जाता है। और इस तरह से दुबई आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अपने यहाँ पीने के मीठे पानी का इंतजाम करता है, जो कि वाकई में अद्भुत है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग बहुत ही उपयोगी टेक्नोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल दुबई की तरह ही दुनिया के और भी कई हिस्सों में अच्छे कामों के लिए किया जाता है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खामी यह है कि इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1955 से 1975 के बीच लड़े गए वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया था। दरअसल अमेरिका के सिपाही हर साल मानसून के सीजन के दौरान वियतनाम के बादलों में क्लाउड सीडिंग करते थे, जिससे वहां पर ताबड़तोड़ बारिश आने की वजह से भयंकर बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती थी, और इस बाढ़ की वजह से सारे रास्ते जाम हो जाते थे, जिससे कि
वियतनाम की मिलिट्री सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ जाती थी। अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को पाई नाम दिया था। अब या तो अमेरिका इस हथियार का निशाना सिर्फ वियतनाम सिपाहियों को ही बनाना चाहता था, लेकिन इसके इस्तेमाल से बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए थे, और इसलिए साल 1976 में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन नाम की एक संधि बनाई गई थी, जिसमें कि ये तय किया गया था कि भविष्य में कभी युद्ध के दौरान इस तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इस नियम में कुल 78 देशों ने साइन किया था, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों के नाम शामिल हैं। दोस्तों, आखिर में हम बात करते हैं कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी भारत के लिए नुकसानदायक कैसे साबित हो सकती है। असल में भारत के इस डर की वजह कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश चीन है, क्योंकि चीन का ये कहना है कि वे वेदर मॉडिफिकेशन की एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने पर काम कर रहे हैं जिससे कि साल 2025 तक वह अपने एक तिहाई देश के मौसम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगा। और इस टेक्नोलॉजी को लेकर चीन इतना ज्यादा सीरियस है कि इसके सिर्फ रिसर्च पर ही 10,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हो चुका है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि अगर चीन अपने इस प्रोग्राम में सफल हो जाता है तो उसकी वेदर कंट्रोल करने का नेगेटिव इफेक्ट हमारे भारत के कश्मीर और कई सारे हिस्सों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अनुमान ये भी है कि अगर चीन के हाथ में मौसम का अपना कंट्रोल आ गया तो फिर भारत के जो हिस्से चीन के बॉर्डर से सटे हुए हैं वहां पर चीन अपनी मर्जी से जितना चाहे उतनी बारिश करवा सकता है या फिर रुकवा भी सकता है। लेकिन दोस्तों, सभी को ये याद रखना चाहिए कि इतिहास गवाह है, इंसानों ने जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो फिर उसके बहुत भयंकर परिणाम सामने आए हैं। ऐसे में चीन का इतने बड़े लेवल में मौसम को अपने कंट्रोल में लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, और क्या पता चीन के ऐसा करने का खामियाजा हमारे देश को भी चुकाना पड़ जाए। तो दोस्तों, ये थी क्लाउड सीडिंग और उससे संबंधित जानकारी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।